Good morning everyone. Today we will discuss oxidation of aldehyde and ketone. जब ऑक्सीडेशन ऑफ हमने अल्कोहल पढ़ी थी तो हमने वहाँ पे बताया था कि अगर कहीं और ऑक्सीडेशन हो जाती है अल्कोहल की तो एल्डिहाइड से फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब वो वहाँ पे हम कवर कर चुके थे, मैं दोबारा उसको यहाँ रिपीट कर देता हूँ। जब एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगी उसके बाद आपका एसिड कैसे बनेगा वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्टार्टिंग इस तरह होती थी, कुछ मैंने आपको पहले बताया भी था कि कोई भी आपके पास एल्डिहाइडिक सिस्टम है, अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन करते थे तो ये आपके पास प्रोडक्ट ये एसिड बनता था K2Cr2O7 के साथ। ठीक है, जब भी हम इस टाइप की रिएक्शन परफॉर्म करते थे इन एसिडिक मीडिया ऐसे गिवन है H2SO4, तो इस कंडीशन में ऐसा होता था। तो इस रिएक्शन की स्टार्टिंग हम वैसे मैकेनिज्म पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये था आपके पास वाटर, इसमें था एक्वा सॉल्यूशन था ये 2H पॉजिटिव, और उसके बाद हमारे पास जनरेट होता था 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस क्रोमिक एसिड, तो स्टार्टिंग कैसे होती थी यहाँ पे, जब आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ प्रेजेंट था, सॉरी नॉट कीटोन, एल्डिहाइड जब यहाँ पे प्रेजेंट था तो उस कंडीशन में जब वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है तो हाइड्रेट बना लेता है। ये हमने पिछली बार भी देखा था। ये जो हाइड्रेट था आपका, ये फर्दर इसके साथ रिएक्शन कर लेता था, इसके साथ। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ हो जाती थी तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट होता था, कार्बन और एक ऑक्सीजन, और ये मिलके यहाँ से वाटर निकाल देते थे और आपके पास क्रोमेट का एस्टर बन जाता था ये। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम हमारे पास कोई भी यहाँ जनरेट हो जाता था। और उसके बाद जब ये क्रोमेट एस्टर आपके पास यहाँ फॉर्मेशन उसकी हो गई है तो इसके बाद आपके पास अगला स्टेप आता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, दूसरा जो एक्वस मीडियम उसमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम बोलते थे और ऑक्सीडेशन होती थी, वो इसको अटैक करेगा। ठीक है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा और उसके बाद ये एस्टर आपका बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, मेरे पास ये यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट हो जाता था। और इस तरह की जब भी कंडीशन आपके पास होती थी तो साथ में क्या बचेगा, उधर H बचेगा यहाँ पे और CrO3 नेगेटिव। ठीक है, ये इसका साइड प्रोडक्ट साथ में निकलेगा और साथ में जब उसने वाटर ने H पॉजिटिव लिया तो क्या बनाएगा वो H3O पॉजिटिव। तो ये आपके पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म रहता है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड लोगे, उसका हाइड्रेट बनाएंगे और उसके बाद इस एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 जब प्रेजेंट होगा तो आपके पास क्रोमिक एसिड बन जाएगा। क्रोमिक एसिड जब इससे रिएक्शन करेगा हाइड्रेट से तो उस कंडीशन में आपके पास क्रोमेट का एस्टर जनरेट हो जाएगा, जिसपे जब वाटर मॉलिक्यूल उसका H निकालेगा तो आपके एसिड बनेगा और साथ में ये आपके साइड प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म रहता है आपका ऑक्सीडेशन का, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो एल्डिहाइड की, तो इसीलिए एल्डिहाइड फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमने इसका देख लिया कि ऑक्सीडेशन किस तरीके से होती है। ये जो हमने रिजेंट अभी यूज किए थे ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। अब जो एल्डिहाइड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि आपका टोलिन्स रिजेंट हो गया, टोलिन्स रिजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेंडिक्ट सॉल्यूशन, इन सब से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर वो खुद इनसे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है तो एल्डिहाइड जो आपके पास प्रेजेंट है अगर वो खुद ऑक्सीडाइज होगा तो इनको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो एल्डिहाइड का रिड्यूसिंग करेक्टर होता है।
एल्डिहाइड के रिड्यूसिंग कैरेक्टर की वजह से ही वो इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और इनको रिड्यूस कर देता है, तो इसका वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, तो एक इस रिड्यूसिंग एजेंट के अकॉर्डिंगली जब रिएक्शन इसकी डिफरेंट होगी, सपोज करो टोलिन रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, अब टोलिन रिएजेंट किसको बोलते हैं, क्या होता है, अमोनियस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को हम टोलिन रिएजेंट बोलते हैं। अब आप जब रिएक्शन करते हो तो RCHO प्लस ये आपका ये यहाँ पे रिएजेंट होता है। जब इससे रिएक्शन होगी तो उसकी फर्दर जो अभी मैंने आपको बताया कि जब इसकी यहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी, इसकी एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, ठीक है, सॉरी एल्डिहाइड अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और इस रिएजेंट की रिडक्शन होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर क्या बनना चाहिए आपके पास, एसिड। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है और Ag जो होता है सिल्वर वो यहाँ डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और साथ में आपका निकलेगा 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल और वाटर। ठीक है, जो आपका ये यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, ये इसी की वजह से इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। आपके सॉल्यूशन में नीचे सिल्वर की तरह इकट्ठा हो जाएगा सिल्वर, ये तो सिल्वर मिरर टाइप बन जाएगा, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो ये रिएक्शन है ये आपके दोनों एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक भी। एल्डिहाइड कैन गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो आपने ये पॉइंट नोट करना है क्योंकि ये चीज़ें आगे आपको फर्दर जब डिफ्रेंशिएट करना आएगा, कहीं भी डिस्टिंक्शन टेस्ट आते हैं तो वहाँ काम आएगा आपके। ठीक है, तो टोलिन रिएजेंट एल्डिहाइड दोनों हो, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही टेस्ट देते हैं और इसी टेस्ट का नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी है, क्योंकि इस टेस्ट में सिल्वर यहाँ इकट्ठा होता है तो मिरर की तरह अपीयर होता है वो, तो इसलिए सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन। सेकंड है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन A और B दोनों को मिला करके बनता है। ठीक है, जो A होता है उसको हम रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो आपने सुना ही होगा, टार्ट्रिक एसिड के दोनों एंड पे जो H लगे हुए हैं उसको आप एक को सोडियम से एक को पोटेशियम से रिप्लेस कर दीजिए तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बनेगा ये, इसको हम साथ में रोसेल सॉल्ट भी बोलते हैं। ये आपका फैलिंग सॉल्यूशन जो आपका ये है वो B होता है, सॉरी ये आपका फैलिंग सॉल्यूशन B है और वो आपका A। अब देखिए A में आपका क्या बचेगा, A सिर्फ आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब जब आप इन दोनों को मिलाते हो तो आपके पास स्टार्टिंग में कुछ PPT बनते हैं जो प्रॉपरली रीडिजोल्व हो जाते हैं और आपके पास सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू आ जाता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया है। अब इससे आपको टेस्ट करने हैं। अब देखिए ये आपके पास क्या क्या होता है, हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। इस सॉल्यूशन में अब 2 कॉपर पॉजिटिव और 5 मॉलिक्यूल आपके OH नेगेटिव के यहाँ प्रेजेंट होंगे। इसी को आप फैलिंग सॉल्यूशन बोलिए और इसी को आप बेंडिक्ट भी बोल सकते हैं। दोनों का एट लास्ट मटेरियल यही है। बेंडिक्ट का बताऊंगा आपको इसके बाद कि उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट होता है, बाकी सब सेम ही है। जब इन दोनों की रिएक्शन हम करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में और साथ में ये कॉपर का ऑक्साइड बनेगा, क्यूपरस ऑक्साइड इसको हम बोल रहे हैं, और साथ में आपका वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। जो एक क्यूपरस ऑक्साइड है
ये डिपॉजिट होगा, इसके रेड पीपीटी बन जाएंगे। तो मतलब अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर कहीं भी एल्डिहाइड प्रेजेंट था, आपने सिलेक्शन की, तो आपके पास ये यहाँ पे रेड पीपीटी अपीयर हो जाएंगे। पहले सॉल्यूशन कैसा था, डीप ब्लू, और अब कैसा बन गया, रेड। ठीक है, तो रेड पीपीटी उसके आ जाएंगे। अब ये जो टेस्ट है आपका, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते, ये सिर्फ एलिफेटिक के साथ होता है टेस्ट आपका। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको सबसे पहले कहीं पूछा है कि क्या यहाँ पे आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है, या कोई भी हो सकता है एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो आप पहले टोलिंस टेस्ट करेंगे। वहाँ से आपको कंफर्म हो गया है कि सिल्वर मीटर टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अब आपको चेक करना है कि एल्डिहाइड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करा के देखेंगे। अगर वो एलिफेटिक हुआ तो आपका रेड पीपीटी आ जाएगा, अगर वो एरोमेटिक हुआ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आप डिस्टिंक्शन टेस्ट हो गया आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड और आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना बेटा, आपके पास डिस्टिंक्शन टेस्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसका ट्रेंड आजकल यही चल रहा है कि आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई आपका सॉल्यूशन बना है, मान लो आपको बोला है अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ है किसी एक कंपाउंड में ए में, और उस ए कंपाउंड ने टोलेरेंस टेस्ट पॉजिटिव दिया और फेलिंग टेस्ट उसने नेगेटिव दिया है, तो व्हाट विल बी द कंपाउंड। अगर आपका अल्कोहल कंट्रोल्ड अमाउंट में आपने ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड कौन सा बनेगा, अगर आपका उसने फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव दिया तो आप बोलोगे कि वो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, अगर नेगेटिव आया है तो आप बोलोगे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंक्शन टेस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिस्टिंक्शन टेस्ट हो गया। अब देखिए जो इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन गिवन था, मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था यहाँ पे। उसमें क्या था कि आपका जो कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4 के साथ उसने साथ में आपको सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट मिक्स किया था। सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सिट्रेट, इन सब से मिलाकर के भी आपका जो फाइनली रिएक्टिंग स्पीसीज है वो यही रहेंगी। सिर्फ यही आपका बेनेडिक्ट का डिफरेंट था यहाँ पे, ये बेनेडिक्ट का डिफरेंट है बस। ठीक है, डायरेक्शन भी कुछ सेम होगी, इस टाइप का आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। आपके वही कॉपर 2 पॉजिटिव इस तरह से आयन बनेंगे और रेड पीपीटी आपका आएगा। तो ये आपके पास हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे जो आपके टोलिन्स रिएजेंट, फेलिंग, बेनेडिक्ट, इनके आप किस तरीके से रिएक्शन दे सकते हैं एल्डिहाइड की। अब देखते हैं कीटोन। अब आ जाते हैं कीटोन्स पे। जो आपके कीटोन्स होते हैं वो आपके रिएक्शन नहीं देते, आपके फेलिंग, जो आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देता हूँ बस मैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट हैं, एजेंट जैसे आपका टोलिन्स हो गया, फेलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया। ठीक है, इनके साथ आपका जो कीटोन है वो रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, कीटोन की कोई रिएक्शन नहीं होती इनके साथ। लेकिन अगर, क्योंकि कीटोन जो है उसमें आपको कार्बन कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा था हमने, वहाँ दोनों का कीटो का जो सिस्टम है आपको उसमें कैसे होता है, ऐसे होता है ना, यहाँ भी अल्काइल है, यहाँ भी अल्काइल है। तो ये आपको एक, वहाँ तो एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन था तो उसको निकालना आसान था, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है। तो ये यूजुअली रेजिस्टेंट होते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होती इनमें। लेकिन अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन यूज कर रहे हो, हीटिंग कंडीशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे, जैसे कोई HNO3 इस टाइप का, और हीटिंग कंडीशन, मतलब आप ड्रास्टिक कंडीशन उसको प्रोवाइड करोगे तो वहाँ रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन रिएक्शन विल हैपन। तो रिएक्शन वो किस तरीके से होगी कि आपके पास जैसे कोई उसने बोला कि एसिडिफाइड कोई आपके पास K2Cr2O7 है, जो हमने रिएक्शन अभी करके दिखाई थी आपको। एल्केलाइन कोई KMnO4 है या HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
और अगर इनको हीटिंग कंडीशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका आप रिएक्शन दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एसिड बनेगा। अब मैं आपको कोई एग्जांपल बता देता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होनी चाहिए। मान लो हम कुछ सिमेट्रिकल वो लेते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए ये एग्जांपल है, सिमेट्रिकल है, दोनों साइड में बिल्कुल सेम है, ठीक है। और अगर हम उसको उसने बोला एसिडिफाइड मान लो कंडीशन दे रहे हैं, एसिड कंडीशन H पॉजिटिव, तो बेटे क्या होना चाहिए, यहाँ से इनोल बन जाएगा। आप किसी भी साइड से बना दी, दोनों साइड से इक्वल बनेगा। अब मान लो मैं इस साइड से बना देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH2 CH3, ये आपके पास बन गया है। और आप इसको अब HNO3 डाल के हीट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और दोनों साइड आपके एसिड बनेंगे। इस साइड का एसिड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और उस साइड का एसिड क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दोनों साइड से एसिड बनेंगे। चाहे आप इनोलेट यहाँ जनरेट करो तब भी प्रोडक्ट ये बनेगा, सिमेट्रिकल है। तो जब तक सिमेट्रिकल है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप इजीली प्रोडक्ट बना सकते हो। दोनों साइड आपके एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आपका एस्टिक एसिड है, ये प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी कुल एजिटिक प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं जब हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन आता है तो वहाँ पे क्या आप एक जैसा बना सकते हो या प्रोडक्ट या अलग अलग बनते हैं, वो देखते हैं अभी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सॉरी कीटोन। बना दीजिए कोई अनसिमेट्रिकल सिस्टम। जैसे इसी को मैं अनसिमेट्रिकल बना देता हूँ। आपके पास एक साइड CH2 CH3 था, इस साइड भी यही था, लेकिन मैं इसको सिर्फ CH3 बना देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको देते हैं एसिडिक कंडीशन। यहाँ से आपके पास दो टाइप के इनोलेट जनरेट हो जाएंगे। इधर बना देता हूँ। अगर देखो दोनों चीज़ें आपको सिस्टम से चलानी है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ स्टार्टिंग में, ये वाला यहाँ से बनाता हूँ अगर मैं, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH2 CH3, एक इनोलेट ये बन गया। अगर मैं इस साइड से बनाता हूँ तो यहाँ बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आप देख पा रहे हो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो डेफिनेटली इट मस्ट बी मोर स्टेबल। तो आपका जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो मोर स्टेबल एल्कीन हमारा ये है और ये वाला है लेस स्टेबल, इनोल इनोल। तो आपकी अब यहाँ से अब इसके बाद आपको ऑक्सीडेशन करना है। HNO3 डाल के हीट कर रहे हो आप उसको, तो आपको बताया है मैंने यहाँ से ब्रेकअप होना है इसका। तो एक साइड तो बन गया HC डबल बॉन्ड OH इस साइड, और दूसरी साइड बनेगा COH डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये फोमिक एसिड और ये आपका प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ से करते हैं इसका, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, CH3 COH डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH CH3। मतलब ये आपका ये आपका एस्टिक एसिड है, सॉरी यहाँ OH आएगा। ये आपके दो मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड के बन गए हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसको इनोल अलग अलग बनाते हो, मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन उठता है कि प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, कैसे पता चलेगा आपको कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट आपको लेके चलना है। तो उसके लिए एक रूल था, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है।
तो ऑक्सीडेशन का जो मेजर प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए हमारे पास एक रूल था, पॉपऑफ्स रूल। ये क्या कहता था कि आप जब भी ऑक्सीडेशन करोगे किसी सिस्टम की, जैसे मैं यहाँ लिख ही देता हूँ दोबारा मॉलिक्यूल एक, ये है, कहता है फाइनल प्रोडक्ट में कीटो ग्रुप, ये वाला ग्रुप, वो हमेशा उस कार्बन के साथ जाएगा जो आपका कार्बन की चेन छोटी होगी, मतलब आपका स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा वो हमेशा। ठीक है। अब अगर बेटा आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, ये मिथाइल एक कार्बन ही है, ये आपका इथाइल है, तो डेफिनेटली ये वाला आपका छोटा ग्रुप है। तो इसका मतलब जब फाइनल प्रोडक्ट आप बनाओगे तो ये दोनों यहाँ से इकट्ठे रहने चाहिए दोनों, मतलब आपका जो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है अगर, तो वो इस तरीके से टूटना चाहिए कि ये कीटो ग्रुप इसके साथ जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लू मिल चुका है। मतलब आपके पास जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन कोई प्रेजेंट होगी तो आपको देखना है कि जो कार्बन की चेन छोटी है, जो आपका एल्काइल ग्रुप छोटा है, उसके साथ हमेशा कीटो जाता है। ठीक है, अब आप देख लिए तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और उधर वाले को ऑक्सीडाइज करोगे तो उसके लिए आपको यहाँ से इनोलेट बनाना पड़ेगा, इनोल बनाना पड़ेगा, तो दूसरा आपके पास CH3COH। ठीक है, तो आपने पॉपअप रूल याद रखना है कि इन्होंने एक जनरलाइजेशन बनाई थी कि जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। ठीक है, जो आपकी कार्बन की चेन छोटी होगी उसके साथ हमेशा वो रहेगा। तो आप इस तरीके से कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेकर के उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल होकर के दिखा देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3 CO CH2 CH2 CH3। अब मेन पॉइंट यही है सिर्फ कि आपका क्लीवेज कहाँ से होगा। तो आपने देखा यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो बॉन्ड आपका किस पॉइंट से ब्रेक होगा, वो आपका यहाँ से ब्रेक होगा। ये पूरा पोर्शन इकट्ठा जाएगा और उधर वाला अलग जाएगा। इस तरह यहाँ भी सेम ही रहेगा, आपका इस पोजीशन से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये आपका पॉपअप रूल कहता था। अब दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2 COH। अब इसको करो, ये दोनों सेम रहेंगे, ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH2 CH3। ठीक है, अब इसको कीजिए, ये बनेगा CH3 COH, और इसको ऑक्सीडाइज कीजिए तो OH CO CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। तो आप पॉपअप रूल को यहाँ अप्लाई करके अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन होगी, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। आपको सिमेट्रिकल में तो कुछ देखना ही नहीं है, उसके बाद अनसिमेट्रिकल में तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग अलग प्रोडक्ट बनते थे। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हमारी इस रूल ने कर दी है। वो कहता है कीटो ग्रुप हमेशा स्मॉलर एल्काइल चेन होगी जिसके साथ जाएगा और दूसरी साइड से फिर ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगी। तो ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन हो गया।